शहजाद, आपसे शुरू करते हैं गुफ्तगू। आप बताइएगा, दोनों तरफ से अपने अपने नैरेटिव्स आ रहे हैं और अपनी अपनी ज़ाहिरी बातें करेंगे, अपने हक की बात करेंगे सब। आपको और इसकी डिटेल्स जो सामने आई हमारे पास ओवर द ईयर्स हमने देखी, किसकी बात में ज़्यादा वजन रखता है? बहुत शुक्रिया अलीना। ये केस बज़ाहिर यही है कि इमरान खान ने फ़ायदा लिया है और को फ़ायदा पहुंचाया है, यानी कि जो कहते हैं ना कि क्विड प्रो क्वो का केस है ये। लेकिन इसकी तफसीलात में जाने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि मैं पहले भी कह चुका था, अपने प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ, कि ये वो केस था जिसमें 1 साल से ज़्यादा ट्रायल चला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी है पीटीआई इमरान खान, उनकी लीगल टीम भी मुतमईन रही कि जिस पेस पे ये केस चल रहा था, कई मरतबा एडजर्नमेंट्स हुई। जो लास्ट गवाह थे उनकी गवाही जो है कलमबंद करने में कुछ मेरे ख्याल से दर्जन से ज्यादा हियरिंग लग गई थी, क्योंकि वो बार बार केस मुलतवी हो रहा था। तो जिस तरीके से केस चलाया गया उसकी स्पीड को लेकर बिल्कुल मुतमईन थी तहरीक इंसाफ की अपनी टीम। लेकिन जो 3 मरतबा फैसला ताखीर किया गया है, फैसला सुनाने में जो ताखीर की गई है, उससे ये केस बहुत ज्यादा मुतनाज़ा हो गया है और पॉलिटिसाइज हो गया है। जैसे आपने भी देखा कि 2 दिन से यही बहस हो रही है। हुकूमत पीटीआई पे इल्जाम लगा रही है, यानी इमरान खान पे इल्जाम लगा रही है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो वो हुकूमत पे इल्जाम लगा रही है कि हम तो चाहते हैं कि फैसला सुनाया जाए, लेकिन आप फैसला नहीं सुना रहे। तो ये वो केस था जिस पर इमरान खान का जवाब देना लाजमी था, क्योंकि उनके ऊपर इल्जाम ये है कि आपने बेनिफिट लिया है किसी को बेनिफिट देने की वजह से। लेकिन इस केस को भी हमने कंट्रोवर्शियल कर दिया। माजी में तो आपने देखा था कि चाहे साइफर केस हो, तोशा खाना हो या इद्दत केस हो, वो तो बहुत जल्दबाजी में फैसले आए, जिसमें जो प्रॉपर जो तरीकेकार है, जो एक ड्यू प्रोसेस है, उसको भी फॉलो नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो केसेस या तो सस्टेन नहीं कर पाए हायर कोर्ट्स में, या फिर उनको उस केस में बेल मिल गई। अब जो इस केस के जो फैक्ट्स हैं, वो सीधा क्या फैक्ट्स हैं? तो फैक्ट्स ये हैं कि इमरान खान के ऊपर इल्जाम है कि उन्होंने बेनिफिट दिया है, उसके एवज उन्होंने 458 कनाल जमीन ली है और तकरीबन 28 करोड़ रुपए की वो यूनिवर्सिटी के ऊपर अखराजात हैं। और बेनिफिट क्या दिया कि एनसीए ने जो रकम उनकी फ्रीज की थी, वो सेटलमेंट के बाद आनी तो चाहिए थी स्टेट ऑफ पाकिस्तान के पास, जो कि बहरहाल एनसीए की जो प्रेस रिलीज है उसमें लिखा हुआ है कि स्टेट ऑफ पाकिस्तान को मिलनी चाहिए थी। लेकिन जो सेटलमेंट हुई एनसीए और के दरमियान, वो पैसे आ गए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। अब बात इतनी सादा सी है कि अगर ये 2 फरीकैन के दरमियान ट्रांजैक्शन थी, यानी कि एनसीए और, तो फिर इसमें हुकूमत का क्या काम था? क्यों हुकूमत ने काबीना से इसको अप्रूव करवाया? क्यों शहजाद अकबर साहब, जो कि उस वक्त वजीर आजम के मामले खसूसी थे, वो वहां पे गए और इस सारे मामले में उनका जो रोल था वो एक कलीदी किरदार था। तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान की जरूरत क्या थी? काबीना के अप्रूवल की जरूरत क्या थी? यहाँ पे ये मसला जो है एक कंट्रोवर्शियल बन जाता है कि अगर पाकिस्तान हुकूमत इसमें फरीक बनी है तो फिर उनका इसमें रोल क्या था? अब देखिए, इसमें एक ये बात तय है कि एनसीए ने पैसे फ्रीज किए थे, और एनसीए खुद कहता है कि जब सेटलमेंट हुई तो उसके बाद जो उन्होंने ये पैसे ट्रांसफर किए सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। कुछ 10 ट्रांजैक्शंस थी जो सुप्रीम कोर्ट के केस में उसकी डिटेल्स भी सामने आई थी। ऐसा नहीं है कि बरतानवी हुकूमत ने पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में ये करवाए। वो पैसे उनकी ऑब्वियसली जब सेटलमेंट हो गई होगी, अनफ्रीज हुए होंगे और फिर वो पैसे लेकर आ गए। अब एक तो यहाँ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है कि कोई बेनिफिट ही, कोई नुकसान ही नहीं हुआ मुल्क को। नुकसान तो ऑब्वियसली हुआ है ना, कि जो पैसे रियासत को मिलने चाहिए थे, यानी कि अवाम को मिलने चाहिए थे, वो लाइबिलिटी में एडजस्ट कर दिए गए, तो नुकसान तो हुआ है। और अब वो पैसे बहरहाल वापस आ चुके हैं। तो ये तो इसके फैक्ट्स हैं, और बज़ाहिर ऐसा लगता है कि फायदा लिया गया है, फायदा दिया गया है, तो केस ये ओपन एंड शट है। लेकिन जिस तरीके से ये प्रोसीडिंग्स चली है, जो उसमें एविडेंस पेश किया गया है अलीना, मुझे लगता है कि वो एविडेंस काफी नहीं है, और हाई कोर्ट में शायद ये सस्टेन नहीं कर पाएगा, और शायद यही एक वजह है कि इसको हाई कोर्ट में ले जाने में ताखीर हो रही है। और मैं 3 पॉइंट्स आपके सामने रख देता हूँ। एक तो वो जो बेसिक डॉक्यूमेंट है, जो कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट कहा जाता है एनसीए के दरमियान, वो किसी के पास मौजूद नहीं है। वो बेसिस है इस केस की, और वो ना नैब के पास है, ना प्रोसिक्यूशन के पास है, ना इस हियरिंग के दौरान वो पेश किया गया, तो उसका कोई सिरे से पता ही नहीं है। ऑब्वियसली वो डॉक्यूमेंट आएगा तो तफसीलात पता चलेंगी उसमें है क्या। फिर आज सेनेट में आजम रजी तारक साहब ने कहा है कि एक मुआहिदा जो है वो हुकूमत पाकिस्तान और एनसीए के दरमियान भी साइन हुआ है, जबकि पीटीआई की हुकूमत उस वक्त मना करती थी कि हमने कोई ऐसा मुआहिदा एनसीए के साथ डायरेक्टली साइन नहीं किया है। वो मुआहिदे की कॉपी भी किसी के पास नहीं है, ना कोर्ट ऑफ लॉ में पेश की गई है। तो जब इस तरह का बेसिक एविडेंस नहीं होता, तो वो इस तरह के केसेस हमने देखे हैं कि वो हायर, शायद यहां से तो सजा हो जाए, लेकिन सुपीरियर कोर्ट्स में सस्टेन करना मुश्किल हो जाता है। दूसरा एक मामला ये है जो इसमें इमरान खान का डिफेंस है कि हम ट्रस्टी हैं, यानी कि वो और बुशरा बीवी, हम इसके बेनिफिशियल ओनर नहीं है। अब ये वो डिस्कशन है जो सुप्रीम कोर्ट में भी और अकाउंटेबिलिटी कोर्ट में बहुत तवील अरसे तक होती रही थी, जब नवाज शरीफ का केस था पनामा का, क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स हमारे सामने आए थे उसमें लिखा हुआ था कि मरियम ट्रस्टी है और बेनिफिशियल ओनर है। लेकिन शरीफ फैमिली का डिफेंस यही था, इवन जो हुसैन नवाज साहब, जब हुसैन नवाज साहब टीवी पे आए, उन्होंने बताया कि मरियम ट्रस्टी है
बेनिफिशियल ओनर नहीं है। तो ये कंट्रोवर्सी उस वक्त थी कि क्या जो ट्रस्टी होता है वो उसका मालिक होता है, उसकी मिल्कियत में वो होते या नहीं होते। ये पॉइंट एक है जिसमें मुझे नहीं पता कोर्ट क्या इस पर अपना वर्डिक्ट देता है। दूसरा फिर ये कहा जाता है कि काबीना में बगैर इसको दिखाए गए अप्रूवल ले लिया गया। अब शेख रशीद साहब इज दी ओनली पर्सन, मैं बता रहा हूं, अभी तो बहुत सारे दावेदार हैं कि हमने तो उस वक्त आवाज उठाई थी, बट शेख रशीद साहब ने उसी दिन आकर टीवी पे ये कहा था एक शो में कि आज बंद लिफाफे में ये हुआ है और हमें कहा गया इस पे बात ना करें। बाकी जितने भी लोग हैं उन्होंने बात की उस वक्त जब पीटीआई की हुकूमत चली गई। लेकिन जो ऑन रिकॉर्ड मिनट्स हैं, जो मिनट्स ऑफ द कैबिनेट हैं, जहां पे अगर किसी का डिसअप्रूवल होता है तो वो सामने आ जाता है, वहां पे किसी का डिसअप्रूवल नहीं है। और जहां तक मेरी नॉलेज है ये डॉक्यूमेंट भी इस प्रोसेस में नहीं पेश किया गया है। तो बजाय ऐसा लगता है कि ओपन एंड शट केस है, इमरान खान को जवाब देना चाहिए था, सॉलिड केस है, लेकिन मुझे लगता है लैक ऑफ एविडेंस की वजह से इसमें सजा होना मुश्किल है। शायद हो सकता है इस कोर्ट से हो जाए, अकाउंटेबिलिटी आगे सस्टेन नहीं करेगी। कोर्ट में मुझे लगता है कि ये बड़ा मुश्किल होगा। अच्छा, एक चीज मैं इसकी पहले भी मिसाल दे चुका हूँ, एक मैं अगर इसको मुकम्मल कर लूं, जैसे नवाज शरीफ साहब का जो केस था और उस पर मैं पहले भी बात कर चुका हूं कि हम में से शायद किसी को डाउट ना हो, उनके अपने फैमिली मेंबर्स के भी बयान मौजूद है कि 90s से जो एवेंफील्ड अपार्टमेंट्स थे वो मिल्कियत थी नवाज शरीफ साहब की। लेकिन प्रोसिक्यूशन JIT ये साबित करने में नाकाम रहे कि 90s में भी वो शरीफ फैमिली की मिल्कियत है। और इसमें एक वो BVA का कानून है ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड का, जिसमें तब्दीली की गई थी, क्योंकि 90s में हमें पता था कि वो बेरे सर्टिफिकेट जिसके पास होते थे वो ओनर होता था। बाद में जब कानून चेंज हुआ कि आपको उसमें अपने नाम पे रजिस्टर करवाना जरूरी है, तब 2004-5 में ये फिर हुसैन नवाज शरीफ साहब के नाम पे हुआ था। और जब ये ट्रस्ट बना था फिर उन्होंने ओपनली कहा था कि बिल्कुल अब ये हमारे ओनरशिप में मौजूद है। तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से वो भी नहीं साबित हो सका था। यहाँ पे भी मुझे लगता है कि हायर कोर्ट्स में एटलीस्ट ये शायद मेरे ख्याल से, मेरे ओपिनियन में मुश्किल हो जाए। ठीक है, इरशाद भट्टी साहब, सर कल भी कुछ हिस्सा आपने इसका कहा, आज शहजाद की आपने बात सुनी, क्या कहेंगे? मैडम शेख, ना ये ओपन एंड शट केस है, ना ये कोई करप्शन केस है, ना ये कोई मजबूत केस है। इस मुकदमे और केस पे आने से पहले, कल मज़ीद बात बताने से पहले, मुकदमे और इस्तखासा के गवाहों की जिरा के दौरान जो हक़ायक़ सामने आए, अगर कोई इसमें हुकूमती बंदा सुन रहा हो, कोई फिगर्स में गलती हो तो ज़रूर बताए। कुल रकम जो पाकिस्तान मुंतकिल की गई थी वो 190 मिलियन पाउंड नहीं थी, वो तकरीबन 171 मिलियन पाउंड थी। कौमी ख़जाने को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, नैब ने एतराफ़ किया है। NCA की तरफ से कभी भी पाकिस्तान या हुकूमती अकाउंट्स में रकम नहीं भेजी गई। रकम वो जो प्रॉपर्टी टाउन के ख़ानदान के अफराद के ज़ाती अकाउंट से बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स में भेजी गई। सुप्रीम कोर्ट ने रकम, वो एक अलहदा बात है, सुप्रीम कोर्ट ने रकम पर सेविंग डिपॉजिट में रखा, मुनाफा भी कमाया। रकम जब्त नहीं हुई, मर्जी से भेजी गई। नैब ने इतराफ़ किया कि रकम की कोई जब्तगी नहीं हुई। मामला NCA और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान एक खुफिया मुआहदे की मंजूरी का था। दरअसल फंड्स का कुछ हिस्सा काबीना के इजलास से पहले ही मुंतकिल कर दिया गया था, लिहाजा काबीना का इससे इस तरह कोई ताल्लुक नहीं बनता जिससे के साबित हो कि पूरी ही जो वो मुआहदे को उन्होंने ज़रूर काबीना ने अप्रूव किया था, रकम को नहीं। नैब ने इतराफ़ किया है कि NCA की तरफ से किसी पर फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुई, बल्कि मामला सिविल नोयत का था, दो फरीकैन के दरमियान था। और नैब बरतानिया से पाकिस्तान मुंतकिल किए गए फंड या पाकिस्तान से बरतानिया रकम जाने के कोई सबूत पेश नहीं कर सका। यानी जो कहते हैं कि ये हुकूमत पाकिस्तान का पैसा है तो इधर से जाने और उधर से वापस आने। नैब को तमाम सेटलमेंट का इल्म था। केस 2022 में बंद कर दिया गया था। तफ्तीशी अफसर पहले ने भी केस कहा था कि ये केस बनते ही नहीं है, नैब के अंडर आते ही नहीं है। इमरान खान का रकम से, अल-कादर यूनिवर्सिटी के माली मामलात से ना कोई ताल्लुक था, ना फ़ायदा उठाया, ना नैब ने ये कहा। तालीमी इदारे से कोई तनख्वाह या माली फ़ायदा भी नहीं लिया। ज़मीन पर एक फलाई तालीमी और मजहबी ट्रस्ट चल रहा है जिससे तुलबा मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अब मैडम शेख, मेरे कुछ सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि इमरान खान पर क्या इल्ज़ाम है कि उन्होंने अपने दफ्तर को, अपने ऑफिस का मिस यूज़ किया। मुझे बताइए, 28 मिलियन पाउंड का जो अपार्टमेंट है, मैं वो नहीं कहता कि उनके पास आया कहाँ, वन हाइड पार्क हसन नवाज के पास, लेकिन ये नवाज शरीफ उस वक्त वजीर आजम थे। तो क्या वजह थी कि 28 मिलियन पाउंड जो है 48 मिलियन पाउंड में खरीदा गया, बेचा गया? उस वक्त के वजीर आजम का दफ्तर क्या इस्तेमाल हुआ?
या नहीं। दूसरा, हसन नवाज की इंक्वायरी खुली थी नैब में, वो बंद क्यों कर दी गई? इमरान खान का ये 190 मिलियन पाउंड का केस बंद था, ये खुल कैसे गया दोबारा? तीसरी बात यह है मैडम शेख, पैसा हुकूमत को मिल चुका है, पैसा हुकूमत को मिल चुका है, पैसा हुकूमत को मिल चुका है। इमरान खान ने एक पैसे का जाती फायदा नहीं उठाया। इमरान खान का किसी भी माली मामला से कोई तल्लक नहीं। बैंक जो है वो बता चुका है कि ये पैसा जो था ये हुकूमत पाकिस्तान का नहीं था। अच्छा, वफाकी काबीना का फैसला है, वफाकी काबीना के फैसले को नैब से तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, चलो इसको भी आप छोड़ दीजिए। वफाकी काबीना ने अगर गलत फैसला किया है तो सिर्फ इमरान खान क्यों, चलो इसको भी छोड़ दीजिए कि वो हेड ऑफ वफाकी काबीना है, वज़ीर आज़म थे। अच्छा, काबीना का फैसला अगर एक गलत था तो दूसरी काबीना फैसले में ये फैसला रिवर्स हो सकता था, रिवर्स कर देते कि नहीं है। अब जब पैसा मिल गया हुकूमत को, और फिर ये भी है कि ये जैसे अभी शहजाद ने ये कहा कि बुनियादी डॉक्यूमेंट कहाँ हैं, बुनियादी डॉक्यूमेंट के साथ बुनियादी गवाह कहाँ हैं? एक फरीक जो है वो इसमें शामिल ही नहीं इस पूरी केस में, ना जिरा में, ना गवाही में, ना सवाल में, ना जवाब में। और दूसरी बात यह है कि मैडम शेख, पैसा मिल गया वापस हुकूमत को, पैसा मिल चुका है, उसके बाद इमरान खान ने कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं लिया, कोई एवन फील्ड, फ्लैगशिप, हुदैबिया या टीटी स्कैंडल या 35 अरब जाली अकाउंट्स, मनी लॉन्ड्रिंग जैसा करप्शन केस भी नहीं है। तो फिर किस पे आप ये कह रहे हैं कि ये बड़ा ओपन एंड शट केस है, बड़ा सारा कुछ केस है? ज़मीन मौजूद, ट्रस्ट मौजूद, ट्रस्ट में पैसे मौजूद, यूनिवर्सिटी मौजूद, और उसके बाद काबीना मौजूद, और उसके बाद पैसा भी हुकूमत पाकिस्तान के पास मौजूद। तो केस किस पे चला रहे हैं आप? और फिर जब केस चला रहे हैं तो बुनियादी डॉक्यूमेंट कहाँ हैं? जो अकाउंट्स फ्रीज हुए, फिर डी फ्रीज हुए, और उसके बाद जब डी फ्रीज हुए तो किन टर्म्स पर हुए, पैसा वापस किन टर्म्स पे आया? फिर हसन नवाज क्यों नहीं है इसमें शामिल? और फिर इसके बाद उस वक़्त क्यों नहीं तहकीक हुई कि नवाज शरीफ साहब का दफ्तर इस्तेमाल हुआ है कि नहीं? फिर ये क्यों तहकीक नहीं हुई कि नैब ने पहले क्यों बंद कर दिया था केस? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि आफ्ताब सुल्तान इज वन ऑफ द, एक केस ये भी था जिसकी वजह से रिज़ाइन कर गए, लेकिन छोड़ दीजिए इस बात को। आफ्ताब सुल्तान तो ये कह के रिज़ाइन कर गए कि मैं ना किसी के दबाव पर केस बंद खोल सकता हूँ ना बंद कर सकता हूँ। तो लेकिन ये केस, बंद केस को दोबारा खोला गया, इसको दोबारा इस पर बयानिया घड़ा गया। ये कोई करप्शन केस नहीं है, ये मैक्सिमम अगर आप इसको कहें मिस यूज ऑफ अथॉरिटी है। उसमें वफाकी काबीना है, वफाकी काबीना का फैसला रिवर्स हो सकता था। तो इमरान खान ने या तो कहीं भी साबित कर दें कि कोई प्लाजा बनाया हो, कोई अपने लिए ज़मीन खरीदी हो, कोई अपने ज़ाती इस्तेमाल की कोई बार जायदाद खरीदी हो इस सारे चक्कर से, या कभी भी उस प्रॉपर्टी टाइकून के साथ उनके कोई ज़ाती तौर पे सेटलमेंट हुई हो, या उन्होंने कहा हो कि ये अलकादर यूनिवर्सिटी अब हमारे ज़िम्मे कर दीजिए, सब कुछ मौजूद है। एक ऐसे ही एक बेबुनियाद सी एक इमारत बनाई गई है, उस पर ओपन एंड शट केस है, बड़ा खुला केस है, बड़ा मजबूत केस है। कहानियां सुन सुन के तंग आ गए। ठीक है।